हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके लिए टॉप 50 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सारे एग्जाम्स के लिए और ये इसका सेट 11 है। तो आपको जो इसके प्रीवियस सेट हैं आपको हमारे चैनल में मिलेंगे, तो उनको भी जाके आप ज़रूर देखें। ओके फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु अमंग्स द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनाम पियादसी। तो निम्नलिखित में से किसका नाम देवनाम पियादसी भी था? तो इनमें से देवनाम पियादसी नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है मौर्यन किंग अशोक। तो अशोका का नाम था देवनाम पियादसी। तो फ्रेंड्स, बात करें हम अशोका की, तो ये एक मौर्यन किंग थे। तो इनका नाम था देवनाम पियादसी। और देवनाम पियादसी का मीनिंग क्या होता है? ये होता है बिलव्ड ऑफ गॉड्स। और फ्रेंड्स, अशोका थे बिंदुसार के बेटे। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ए बी सी आपको इस तरीके से याद रखना है यहाँ पर। तो देखिए, ए हो गए अशोका, बी हो गए बिंदुसार और सी हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड्स, बिंदुसार बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य के और अशोका बेटे हैं बिंदुसार के। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे याद रखना है, यानी कि अशोका ग्रैंडसन हो गए चंद्रगुप्त मौर्य के। ओके, तो ये है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पीशीज विच आर। तो रेड डेटा बुक उन प्रजातियों के बारे में जानकारी देती है जो है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि रेड डेटा बुक किस चीज़ के बारे में जानकारी यहाँ पर देता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो है ये बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में इसको देखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि एंडेंजर्ड और रेयर स्पीशीज़ के बारे में बताता है रेड डेटा बुक। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN जो है मेंटेन करता है रेड डेटा बुक को। तो बात करें यहाँ पे IUCN की, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1964 में। तो आपको ये भी यहाँ पर याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग्स पर्टेन्स टू। तो अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है अजंता पेंटिंग। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अजंता केव्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और इसको बिल्ड किया गया है बाई सातवाहना डायनेस्टी। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो इनमें से सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ILO। तो इसके बारे में बात करेंगे, हम सारे ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, पहले बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसको स्टैब्लिश किया गया है 1944 में। हेडक्वार्टर्स जो है इसका ब्रेटन वुड्स USA में है। ओके, और जो हमारा करेक्ट आंसर था ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए, IMF को 1944 में, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 1948, FAO को 1945 और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है 1919 को ही स्टैब्लिश किया गया है। तो इसलिए ये हो जाता है यहाँ पर ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमें ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से, राइट। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। बात करेंगे WHO की, तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है अगेन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है रोम, इटली में। ओके, तो आपको ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टैब्लिशमेंट और हेडक्वार्टर्स याद रखने हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विथआउट अ सिटाडेल। तो दुर्ग रहित एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? विथआउट सिटाडेल ओनली एक ही था और उसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चान्होदारो। ठीक है, तो चान्होदारो में कोई भी सिटाडेल नहीं था। बात करेंगे चान्होदारो की, तो देखिए इसको डिस्कवर किया गया था 1931 में बाय NG मजुमदार। तो इन्होंने इसको यहाँ पर फाउंड किया था, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग। तो बुद्ध किस कुल से संबंधित थे उसका नाम बताएं। ठीक है, तो बुद्ध जो थे ये रिलेटेड थे टू सक्या क्लैन। तो सक्या क्लैन से बिलोंग करते थे बुद्धा। बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, तो देखिए, लॉर्ड बुद्धा वॉज ऑर्डिनरी पर्सन नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। बॉर्न इनटू अ रॉयल फैमिली ऑफ सक्या क्लैन हु रूल्ड इन कपिलवस्तु इन लुम्बिनी। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो ऑप्शंस दिए हैं ये इसके कैपिटल्स दिए हुए हैं। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है ये है इंडोनेशिया जकार्ता, ये एकदम सही है। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। मालदीव्स का माले, ये भी एकदम सही है।
नॉर्थ कोरिया का सियोल ये नहीं है इसका करेक्ट आंसर, और जिम्बाब्वे का हरारे ये एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। बात करेंगे नॉर्थ कोरिया का कैपिटल का, तो इसका जो कैपिटल है वो है पोंगयांग। ओके, अच्छा तो बताएं यहाँ पे सियोल किसका कैपिटल है? सियोल कैपिटल है साउथ कोरिया की, ना कि नॉर्थ कोरिया का, राइट। तो साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल और नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है पोंगयांग। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, द सी शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम वॉज बिल्ट बाई, तो महाबलीपुरम में समुद्र तटीय मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पर सी शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम बनवाया गया है बाई नरसिम्हवर्मन II, तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स बात करेंगे इनके बारे में, तो इनको जो है राजसिम्हा भी कहा जाता था और ये पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर इन इंडिया, तो फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर कौन है? भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। तो किरण बेदी जो है हमारी पहली वुमेन IPS ऑफिसर है। बात करेंगे हम इनके बारे में, तो यहाँ पे देखिए किरण बेदी ज्वाइन द इंडियन पुलिस सर्विस इन 1972, तो 1972 में इन्होंने IPS को ज्वाइन किया था। 24th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी फ्रॉम 28 मई 2016 टू 16 फरवरी 2021, और ये पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी हैं। कब से कब तक? 2016 मई से लेकर के 2021 फेब तक के लिए। ओके, और इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बुक है जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस, राइट। तो इसके बारे में एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है, तो उसका करेक्ट आंसर है किरण बेदी। तो आपको ये पॉइंट भी यहाँ पर याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स दिए गए हैं, ओके, और उनसे रिलेटेड यहाँ पे एक्टिविस्ट जिन्होंने इसे फाउंड किया था ये दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिए पहला ऑप्शन है SL बाहुगुना जिन्होंने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो एकदम ये सही आंसर है। तो मेधा पटकर ने सेव नर्मदा मूवमेंट किया था, ये भी एकदम सही है, इन्होंने फॉर्म किया था सेव नर्मदा मूवमेंट को। और P हेगडे ने अपिको मूवमेंट को स्टार्ट किया था, ये भी एकदम सही है। बट बाबा आमते ने साइलेंट वैली मूवमेंट को स्टार्ट नहीं किया था। बाबा आमते भी सेव नर्मदा मूवमेंट से ही जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्टली पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे चिपको मूवमेंट की, तो इसको स्टार्ट किया गया था 1973 में। उसके बाद बात करें नर्मदा मूवमेंट की, तो नर्मदा मूवमेंट को 1985 में स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा अपिको मूवमेंट ये भी चिपको मूवमेंट का ही एक पार्ट है जिसको स्टार्ट किया गया था 1983 में। इसके अलावा साइलेंट वैली मूवमेंट को भी 1973 में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। ओके, तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, द फुल फॉर्म ऑफ IRDAI इज़, तो IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके सारे एग्जाम्स के लिए। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बात करेंगे हम IRDAI के बारे में, तो देखिए स्टैब्लिश इसको किया गया था 1999 में, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद है। तो ये करता क्या है, देखिए इसका मेन एम क्या है, ओवरऑल सुपरविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंश्योरेंस सेक्टर को कौन देखता है इंडिया में, तो वो देखा जाता है बाय IRDAI। अगला क्वेश्चन देखिए, दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इनमें से दीपिका कुमारी संबंधित है आर्चरी से। फ्रेंड्स बात करेंगे आर्चरी से रिलेटेड और भी जितने भी स्पोर्ट पर्सन हैं उनके बारे में। तो देखिए डोला बैनर्जी, अतनु दास, अभिषेक वर्मा, बोम्ब्याला देवी, लाइशराम, जयंता तालुकदार, लिम्बाराम, दीपिका कुमारी, राहुल बनर्जी और तरुणदीप राय। तो ये सारे फेमस यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है फ्रॉम आर्चरी। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स डार्विन द फेमस इवोल्यूशनिस्ट प्रपोज्ड हिज थ्योरी इन विच वन ऑफ हिज बुक्स। तो प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपना सिद्धांत प्रस्तावित किया है? तो इन्होंने अपने बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में अपने थ्योरी को प्रपोज किया है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन से तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। तो जो इसका आंसर है ये हो जाएगा परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय RBI, ठीक है। इसे कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहाँ पे परचेज और सेल होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बाय द RBI, राइट। तो फ्रेंड्स इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देखिए, बोरोइंग बाय कमर्शियल बैंक फ्रॉम RBI। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है इसके बारे में, ये कहा जाता है रेपो रेट,
ओके, तो रेपो रेट से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, द रिपोर्ट ऑफ विजय केलकर कमेटी रिलेट्स टू। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये रिलेटेड है टू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, यानी कि जो पीपीपी मॉडल है उससे रिलेटेड है विजय केलकर कमेटी की रिपोर्ट। जीएसटी वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड बाई विजय केलकर कमेटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विजय केलकर कमेटी ने ही रिकमेंड किया था जीएसटी को। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वॉज गिवन बाई हिम, तो उन्होंने दिया है पीपीपी मॉडल। इसके अलावा द कमिटी वॉज सेट अप फॉलोइंग 2015 यूनियन बजट ऑफ इंडिया बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरुण जेटली। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट बाई, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो गेटवे ऑफ इंडिया को करवाया गया है बाई फ्रैंक लॉयड राइट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बात करेंगे इसके बारे में फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे द गेटवे ऑफ इंडियाज फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड ऑन March 31, 1913, तो 1913 में इसका फाउंडेशन स्टोन डाला गया था बाय द गवर्नर ऑफ बॉम्बे सर जॉर्ज सिंडेनहम क्लार्क विद आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट, डिज़ाइन फाइनली बीइंग अप्रूव्ड इन द अगस्त 1914। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है स्वेज कैनाल कनेक्ट्स, तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है यहाँ पे आपको बताना है। तो ये यहाँ पे कनेक्ट करती है रेड सी को मेडिटेरियन सी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये रहा मेडिटेरियन सी और ये रहा रेड सी, और इसके बीच में इस पोर्शन में जो है यहाँ पर स्वेज कैनाल लोकेटेड है। ठीक है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ये कर रहा है स्वेज कैनाल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड, तो पुष्कर फेयर कहाँ पे होता है? तो ये मनाया जाता है अजमेर में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स बात करेंगे राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट यहाँ पे फेस्टिवल्स की। देखिए राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, पुष्कर फेयर, तीज फेस्टिवल, गंगौर फेस्टिवल, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल और नागौर फेस्टिवल, तो ये हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स रिलेटेड टू राजस्थान स्टेट। ओके, तो फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो पेड पीडीएफ की वेबसाइट है ना, तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँगी लिंक www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट करंट अफेयर और जीके की पीडीएफ बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर के इसको बाय कर सकते। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्लीकट्टू इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन फेस्टिवल, जल्लीकट्टू किस भारतीय त्यौहार से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू को परफॉर्म किया जाता है पोंगल के टाइम पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि कंबला ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये कर्नाटका में मनाया जाता है। ठीक है, और जल्लीकट्टू कहाँ का फेस्टिवल है? ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है जो कि पोंगल के दिन करा जाता है। ये क्या है? एक बुल टैमिंग का गेम है। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका विच मॉन्यूमेंट इज नोन एज द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, कौन सा स्मारक भारतीय का राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है इंडिया गेट को। तो फ्रेंड्स बात करेंगे इसके बारे में। ये सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में और डिज़ाइन किया गया है सर एडविन ल्यूटेंस इन 1931 में। ओके, अगला क्वेश्चन, गुरु गोपीनाथ वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ, तो गुरु गोपीनाथ किसके प्रतिपादक थे? तो गुरु गोपीनाथ ये प्रतिपादक थे यानी कि एक्सपोनेंट थे कथकली के। ओके, तो यहाँ पे देखिए इनके अलावा हम डिफरेंट कथकली एक्सपोनेंट्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए कुंजू कुरूप, रागिनी देवी, शांता राव, कोपन नायर, मृणालिनी साराभाई, कनक रेले, रीता गांगुली, कृष्णन नायर, गोपीनाथ और करुणाकरण नायर, तो ये हैं डिफरेंट एक्सपोनेंट्स फ्रॉम कथकली। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंट्स आजकल के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एक्सपोनेंट्स के बाद। अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाई कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के मामले में अदालत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश जारी किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर इलीगल डिटेंशन के टाइम पर कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है हेबियस कॉर्पस, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 5 रेट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, टोटल 5 रेट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन से देख लीजिए। पहला है हेबियस कॉर्पस जो अभी हमने पढ़ा है ना, हेबियस कॉर्पस तो एक हो गया। सेकेंड है मैंडमस, थर्ड है सर्ट्योररी, फोर्थ है क्वो वारंटो, और इसके अलावा एक और आता है प्रोहिबिशन। ठीक है, तो ये हैं 5 रेट्स जो दिए जाते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, तो हम आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको सब कवर कराएंगे। अभी हमने हेबियस कॉर्पस को कवर कराया है, आगे आने वाले वीडियोज़ में आप इनको भी ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है द एस्ट्रॉइड्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन बिटवीन, तो क्षुद्र ग्रह
सूर्य के चारों ओर कहाँ पे चक्कर लगाते हैं, आपको बताना है किस दो प्लैनेट के बीच में यहाँ पर वो चक्कर लगाते हैं। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर इमेज भी प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हैं जुपिटर यहाँ रहा और ये मार्स, तो इसके बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, इसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा जुपिटर एंड मार्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा किसने विकसित की है। तो वर्ल्ड वाइड वेब की कंसेप्ट को यहाँ पर डेवलप किया गया है बाय टिम बर्नर्स ली, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और कब इसे डेवलप किया गया था, इन द ईयर 1989 में इसको यहाँ पर डेवलप किया गया था, राइट। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। तो अर्थक्वेक के स्टडी को क्या कहते हैं, तो भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है यहाँ पर सेस्मोलॉजी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बात करेंगे टोपोलॉजी को, तो टोपोलॉजी क्या होती है, ये होती है स्टडी ऑफ लैंड सरफेस, तो इसे कहा जाता है यहाँ पर टोपोलॉजी। हाइड्रोलॉजी क्या होती है, ये होती है स्टडी एंड मूवमेंट ऑफ वाटर, स्टडी एंड मूवमेंट ऑफ वाटर कहा जाता है हाइड्रोलॉजी को, ठीक है। इसके अलावा लिम्नोलॉजी क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर्स को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। तो ये है डिफरेंट स्टडीज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह है। तो पहला जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था बाय इसरो वो है आर्यभट्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बात करेंगे इस स्पेसक्राफ्ट के बारे में, तो फ्रेंड्स देखिए, द आर्यभट्ट स्पेसक्राफ्ट नेम्ड आफ्टर द फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर was India's first satellite, okay, और first Indian space satellite was launched for India on April 1975। तो अप्रैल 1975 को इंडिया का पहला स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। लेटर भास्कर 1 एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड फॉर इंडिया ऑन जून 7, 1979। उसके बाद जो है भास्कर 1 नाम का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था जून 7, 1979 को, ओके। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल प्राइजेस अवार्ड्स इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता में जर्नलिज्म में दिया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुलित्जर प्राइज़। तो पुलित्जर प्राइज़ जो है ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, ओके। तो फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पे बुकर प्राइज़ की, तो बुकर प्राइज़ किस में दिया जाता है, फिक्शन राइटिंग में दिया जाता है बुकर प्राइज़ को, और सुलिवन प्राइज़ जो है ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग एथलीट को, ओके। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये एकदम सही है। जय जवान जय किसान दिया गया था ये स्लोगन लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बाकी ऑप्शंस के बारे में। तो डू और डाई जो है ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ओके। दिल्ली चलो ये स्लोगन दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ओके। और स्वराज इज माई बर्थ राइट ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ओके। तो ये है डिफरेंट स्लोगन्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, किसान दिवस यानी कि फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो फार्मर्स डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये होता है ऑन 23 दिसंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूएन ऑर्गेनाइजेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संगठन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन से संबंधित नहीं है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी एशिया। तो एशियान रिलेटेड नहीं है यूएन के ऑर्गेनाइजेशन से, ओके। तो देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे इन सब के बारे में, इनके सारे के फुल फॉर्म्स हम देखेंगे यहाँ पे। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने इसके बारे में पढ़ा था। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो फ्रेंड्स बात करेंगे कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो देखिए यूनेस्को, यूनेप, ओचा, यूएनएफपी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी, ओके। तो ये सारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि रिलेटेड हैं या फिर एसोसिएटेड हैं विद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। क्वेश्चन है, द रेडनेस इन एटमॉस्फेयर एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वातावरण में
लालिमा किसके कारण होती है, तो यानी कि रेडनेस जो होती है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट वो किस वजह से होती है। तो ये साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये होती है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब लाइट स्कैटर करता है उसकी वजह से यहाँ पर एटमॉस्फेयर में रेडनेस दिखती है ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। ओके, अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो निम्नलिखित में से किसे मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है ये कहा जाता है नॉर्वे को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, हु इज कॉल्ड एज सेकेंड अशोक। तो इनमें से सेकेंड अशोका है ना, किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क को कहा जाता है सेकेंड अशोक। इसके अलावा बता दें कि कनिष्क के टाइम पे ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, और वो कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था कश्मीर में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये लोकेटेड है लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू CDRI। तो देखिए आपने फुल फॉर्म तभी पढ़ा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI स्टैब्लिश किया गया है 17 फरवरी 1951 को। हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स ओनली। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। नंबर सी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये है ओनली लिमिटेड टू इंडियन सिटीजन्स। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन ग्रास कोर्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए टोटल 4 टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं, वही है ये US ओपन होता है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये 4 ओपन्स हैं जो टेनिस के टूर्नामेंट्स हैं। ठीक है, तो इनमें से मैं आपको बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया और USA वाला है, ऑस्ट्रेलिया और US वाला, ये दोनों हार्ड कोर्ट्स में खेला जाता है। ठीक है, हार्ड कोर्ट्स में इसको खेला जाता है। इसके अलावा बात करेंगे हम फ्रेंच की, तो इसको खेला जाता है क्ले कोर्ट में। ओके, और विंबलडन को खेला जाता है ग्रास कोर्ट में। तो इसमें भी थोड़ा डिफ्रेंसिएशन है, अलग अलग कोर्ट्स में इसको खेला जाता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखा गया है। ठीक है, तो US और ऑस्ट्रेलियन जो ओपन्स हैं इसको खेला जाता है हार्ड कोर्ट्स में, फ्रेंच ओपन को खेला जाता है क्ले कोर्ट में और विंबलडन को खेला जाता है ग्रास कोर्ट में। और यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, ग्रास कोर्ट में कौन सा खेला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से चारों में से ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा विंबलडन। ठीक है, सबसे पुराना जो इनमें से है ये है विंबलडन। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंसुलेटर है। तो इनमें से जो है डी यानी कि ग्लास जो है एक इंसुलेटर है, बाकी सारे यहाँ पर कंडक्टर्स हैं। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपको बताना है कि यहाँ पे आपको लोकेशंस दिए गए हैं कुछ टेम्पल्स के। तो आपको देखिए महाकाल टेम्पल उज्जैन, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है श्रृंगेरी मठ जो कि चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है, ये सही है एकदम। द सन टेम्पल कोणार्क में है, ये भी सही है। जैन टेम्पल खजुराहो, तो ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए खजुराहो टेम्पल जो है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ओके, और ये जैन टेम्पल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है वेयर इन इंडिया कैन यू नॉर्मली स्पॉट द साइबेरियन क्रेन इन विंटर। भारत में आप आमतौर पर सर्दियों में साइबेरियन क्रेन कहाँ देख सकते हैं। तो साइबेरियन क्रेन जो है ये दिखता है इन केवलादेव घना सैंक्चुरी, और ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है राजस्थान में। ओके, तो यहाँ पे बात करें दच्चीगाम नेशनल पार्क की, तो ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, और राथमबोर जो है ये भी अगेन राजस्थान में लोकेटेड है। ओके, तो ये है डिफरेंट लोकेशंस ऑफ नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरी। अगला क्वेश्चन है एलाइसा टेस्ट इज एम्प्लॉयड डायग्नोस। एलिसा परीक्षण का उपयोग निदान के लिए किया जाता है। इनमें से किसको यहाँ पे डायग्नोस करने के लिए एलाइसा टेस्ट को किया जाता है। तो एलाइसा टेस्ट को किया जाता है एड्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बात करेंगे हम एलाइसा के फुल फॉर्म की। यहाँ तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, तो आपको ये याद रखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ये इसका फुल फॉर्म है। राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं एड्स के फुल फॉर्म को। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड इम्यूनो, ठीक है, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है।
तो इसको भी यहाँ पर आपको याद रखना है, राइट। अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ। तो जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर को बनाया जाता है जिंक, कॉपर और निकल को मिला करके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज इवनिंग स्टार। तो किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है? तो इवनिंग स्टार से जाना जाता है किसे? वीनस को। और वीनस को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। तो दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड आपके लिए। अगला क्वेश्चन है इताई इताई डिसीज इज ड्यू टू पॉइजनिंग कॉज्ड बाई। तो इताई इताई रोग किसके कारण होने वाली विषाक्तता के कारण होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, इताई इताई जो डिसीज़ है ये होता है ड्यू टू द पॉइजनिंग कॉज्ड बाई कैडमियम। ओके, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करेंगे हम मीनामाटा डिसीज़ जो होता है, एक होता है, ये होता है मर्क्यूरी के पॉइजनिंग से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये भी मीनामाटा डिसीज़ होता है ड्यू टू पॉइजनिंग ऑफ मर्क्यूरी। बात करें आर्सेनिक के पॉइजनिंग से क्या होता है, ये होता है आर्सेनिकोसिस। ठीक है, ये होता है ड्यू टू पॉइजनिंग कॉज्ड बाई आर्सेनिक। और इसके बाद एस्बेस्टोस से होता है एस्बेस्टोसिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, याद रखना। ये आपको अच्छे से याद रखना है। मीनामाटा डिसीज़ होता है यानी ये होता है ड्यू टू पॉइजनिंग ऑफ मर्क्यूरी, राइट। अगला क्वेश्चन है फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड इज ड्यू टू। दूध का दही में किसके कारण होता है? तो देखिए, फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क जो होता है ये होता है ड्यू टू लैक्टोबैसिलस करता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है इनटू कर्ड। और बताइए कर्ड में कौन सा एसिड होता है? तो इसमें होता है लैक्टिक एसिड। तो देखिए, ये बैक्टीरिया के नाम से ही आया है लैक्टिक एसिड, राइट। अगला क्वेश्चन है एन अर्थक्वेक इज ऑल्सो नोन एज। तो भूकंप को और क्या कहा जाता है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो अर्थक्वेक को है यहाँ पर टेम्ब्लॉर्स भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हमने फ्रेंड्स पढ़ा था अर्थक्वेक के स्टडी को क्या कहा जाता है? सेस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सेस्मोलॉजी होता है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। ओके, तो अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर अगस्त ऑफर वॉज डिक्लेयर्ड। तो अगस्त ऑफर किस वर्ष में घोषित किया गया था? तो अगस्त ऑफर को डिक्लेयर किया गया था इन द ईयर 1940। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें कि अगस्त ऑफर के टाइम पर वाइसरॉय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो थे उस टाइम पे वाइसरॉय। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अगस्त ऑफर के टाइम पर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। ओके फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट चेयरमैन थे ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए, पहला दिया गया है अमीर खुसरो जो कि सरोद प्लेयर थे। अगला दिया गया है भीमसेन जोशी वोकल म्यूजिक, उत्पल दत्त फिल्म्स और शंभू महाराज कथक। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आमिर खुसरो सरोद। तो आमिर खुसरो जो है ये फादर ऑफ कवाली कहे जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ कवाली कहे जाते हैं और ये सरोद से बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है? तो इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है यहाँ पर एड्रेनलिन को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन है जूनो इज द नेम ऑफ विच नासाज मिशन 2। तो जूनो नासा के किस मिशन का नाम है? तो जूनो जो है ये नासा का जुपिटर का एक मिशन है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स ये आपका था लास्ट क्वेश्चन। तो अब आता है आपका एक छोटा सा टेस्ट जिसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। पहला क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है ये आपको बताना है और साथ में आपको ईयर भी बताना है। जो भी पुराना है उसका ईयर बताना है कब वो स्टैब्लिश किया गया था, राइट। तो उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसके साथ में सुएज कैनाल कनेक्ट्स, तो सुएज नहर जो है ये किसको जोड़ती है, इसका भी आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है, राइट। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।